नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया अध्याय। चैप्टर 5.1 विच इज़ फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स इज वेरी इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्री एंड मेंस। ओके, तो देखिए ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स विच इज़ मौलिक अधिकार, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में है। और इनको मैंने यहाँ पे आर्टिकल नहीं मेंशन किया। आर्टिकल 12 से ये फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं और 35 तक जाते हैं। ठीक है, तो अभी उन आर्टिकल की नंबरिंग के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हम ये फंडामेंटल राइट्स या पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम के किस चैप्टर में, क्योंकि जैसा मैंने आपको मेरे पहले लेक्चर में बताया था, जब मैंने सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने बताया था कि आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने वहाँ का रेफरेंस लेते हुए आपको बताया यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा पेपर सेकंड है, सेकंड पेपर का जो पार्ट ए है जनरल स्टडीज़ का, उसके यूनिट 1 का सेकंड आप देखिए, सेकंड पार्ट जिसमें लिखा हुआ कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट। कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन्ड है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में जो मैंने पुरानी क्लासेस आपकी अभी तक ली हुई हैं, ये वो सारी चीज़ें आती है फाउंडेशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो ये हमने कर लिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको अपने सिलेबस से मैच कर पाएंगे, हम क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो ये मैंने नई चीज़ आज जोड़ी है। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या, और ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है या पूछा भी गया है। और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स यानी महत्वपूर्ण संशोधन जो हमारे संविधान में अभी तक हुए हैं। ठीक है, तो उनके कुछ अमेंडमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और एक काम कीजिएगा कि जितने भी अमेंडमेंट मैं आपको बताता हूँ उसको एक लिस्ट बना लीजिए, और उन सारी जब जब मैं उनको मेंशन करूँ आप उनको एक लिस्ट में लिखते जाइए, और उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस था, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो आपको उस तरीके से देख लेना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा है वो फंडामेंटल राइट है, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड व्हाट इज़ ऑर्डिनरी लीगल राइट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स which are specified in part 3rd of Indian Constitution is called fundamental right. Apart from that, there are also different rights. They are constitutional right, but they are not mentioned in part थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन में है तो उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, क्योंकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन वो राइट्स जो हमारे संविधान के भाग 3 में मेंशन किए गए उसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नॉन फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन पार्ट 3rd ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, और ये तीसरा जो मैंने बताया है अदर लीगल राइट, they are legal rights, they are made by parliament or state legislature, but they are not the part of constitution. Likewise, आपका मनरेगा एक्ट हो गया, आपका मनरेगा एक्ट हो गया, आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया। ठीक है, और आपका आपका और कॉन्सेप्ट हुआ है, आप देखिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे एक्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट वो नॉर्मल लॉ है, नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ है, जिनको पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, अब हम थोड़ी इसके बारे में इसकी निटी ग्रिटीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स एंड नॉन फंडामेंटल राइट्स दे बोथ आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे नॉन फंडामेंटल राइट को मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राइट टू फ्री ट्रेड थ्रू आउट द इंडिया, आर्टिकल 301, या राइट टू गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ इन अ वोटर लिस्ट, आर्टिकल 326। So these all are mentioned in constitution, but not mentioned in part 3rd of Indian Constitution. Okay, but still they are constitutional right. अब हम समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और नॉन फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स में क्या डिफरेंसेस है भाई। अब ये डिफरेंट इनको कैटेगरी में डिफाइन किया गया होगा,
तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना इसमें। जैसे जैसा मैंने बताया कि मेंशन इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बताया मैंने कि मेंशन इन अदर पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या जो आपका अदर अदर लीगल लीगल राइट्स है जिसको मैंने OLRs बोला है यहाँ पे, उनको उनको एक ऑर्डिनरी लॉ है, ठीक है। अब जब भी हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करते हैं तो उसको अमेंड करने के लिए हमको एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। अभी डू नॉट गो इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ काइंड ऑफ मेजोरिटी, आई विल टेक अ सेपरेट वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ मेजोरिटी वेयर आई विल लिस्ट डाउन ऑल द मेजोरिटीज विच वी हैव इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कहाँ कहाँ हमकी उनकी ज़रूरत लगती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं एक लेक्चर मेजोरिटी पे भी डालूंगा, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। तो इट रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी एंड प्रॉपर जस्टिफिकेशन बिकॉज फंडामेंटल राइट्स एज अ सेक्रेड राइट। तो अब उसको अगर हमको अमेंड करना है तो उसको प्रॉपर जस्टिफिकेशन लगता है, जो कि दूसरे राइट्स को, जो अदर देन फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं लगता, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स आपका राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दीज ऑल आर फंडामेंटल राइट्स। नॉन फंडामेंटल राइट्स, नॉन फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी, जबकि हमारे जो अदर लीगल राइट्स हैं उनको सिंपल मेजोरिटी से किया जाता है। देखिए अब मैंने यहाँ पे दो टाइप की मेजोरिटी के बारे में बात करी, एक तो स्पेशल मेजोरिटी के और एक है सिंपल मेजोरिटी के बारे में। जैसे मैंने बताया आपको राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ट्रेड थ्रू आउट द इंडिया एंड मनरेगा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। तो अब हम समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स मतलब कहाँ से लिए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि फंडामेंटल, हालांकि मैंने आपको ये विल ऑफ राइट्स के बारे में बताया है। आप सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेरा लेक्चर है मैं उसकी लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आप सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखिएगा। तो उसमें मैंने सारे जितने भी प्रोविजंस, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कहाँ कहाँ से बोरो किए गए या कहाँ कहाँ से लिए गए, उनको मैंने वहाँ पे लिस्ट डाउन किया टेबुलर फॉर्म में, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए कि फंडामेंटल राइट्स जो मैंने बताया था आपको पहले, विल ऑफ राइट्स अमेरिका से लिए गए थे, एंड अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री हु आइडेंटिफाइड देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू बिल ऑफ राइट्स। और इस चीज़ को इंडिया ने फॉलो किया, इनफैक्ट मैनी कंट्रीज ने फॉलो किया। इस चीज़ को इंडिया ने फॉलो किया और हमने भी फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया, इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में मौजूद है, ठीक है। अब देखिए एक मैंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ऑल द राइट्स आर इम्पॉर्टेंट वेदर फंडामेंटल राइट्स, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और अदर लीगल राइट, बट to attain the overall growth, physical, intellectual and spiritual, the fundamental right are requisite, indispensable, needed और vital। मैंने क्यों लिखा है इसके बारे में समझते हैं। सपोज फूड, शेल्टर, क्लॉथ, मोबाइल, कार, म्यूजिक सिस्टम, और क्या मेंशन कर, चलिए। तो अब आप इसमें बताइए क्या क्या हमको इम्पॉर्टेंट है लाइफ को जीने के लिए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो तीन चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम मोबाइल के बारे में भी चला सकते हैं, कार के बिना भी चला सकते हैं, और हमारे जो म्यूज़िक सिस्टम एक्सेट्रा उनके बिना भी हम चला सकते हैं। लेकिन जो फूड, शेल्टर और हमारा जो क्लॉथिंग है, दीज आर बेसिक, ठीक है। And this is what we talk about in fundamental right, कि the fundamental right is very fundamental as per our requirement। तो इसको इसीलिए हम इसको fundamental rights हम बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक नई चीज़ समझते हैं कि fundamental rights को हम amend कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहले इन चीज़ों को हम समझते हैं। अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स मतलब कि हम फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स और जो भी मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, तो अभी मैं बेसिकली आई एम नॉट गोइंग टू डायरेक्टली जंप ऑन टू फंडामेंटल राइट्स। पहले मैं कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा सो दैट यू कैन लिंक एंड यू कैन अंडरस्टैंड। और ये जो सारा डिस्कशन मैं करूँगा वो मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप देख लेते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमारा जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 13 है वो ये बोलता है कि स्टेट से यहाँ मतलब है आर्टिकल 12 में स्टेट्स किस किस को बोलते हैं उसकी डेफिनेशन दी हुई है। आई विल लिस्ट डाउन ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स
और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो स्टेट्स यहाँ पे समझ लीजिए गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, इन सब चीज़ों को जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या किसी तरीके से कोई पुलिस, कोई ये जो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं इनको स्टेट्स बोलते हैं। वी कंसीडर ऑल दीज एंटिटी एज अ स्टेट, ठीक है, या गवर्नमेंट आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो इसमें देखिए कि आर्टिकल आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 ये बोलता है कि दैट स्टेट कांट मेक द लॉ which reduces the value of fundamental right. If such law is made, then the law shall be declared unconstitutional and void. तो मतलब इसका ये है कि हम किसी भी तरीके का कोई लॉ ऐसा नहीं बना सकते फंडामेंटल राइट्स की जो वैल्यूज को कम करे, और अगर अगर हमने वो लॉ बना दिया तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक हम उसको करार दे देंगे और उस लॉ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। अब आर्टिकल 15.1 क्या कहता है, फिर अभी आप ये सिर्फ समझते जाइए, मैं इसमें जो डिस्कोर्स आपको बताने वाला हूँ, जो डिस्कशन है वो आप बाद में समझ पाएंगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। तो आर्टिकल आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें मैंने कास्ट पे मैंने इसको हाईलाइट किया, उसका भी एक रीज़न है। मतलब ये कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से मतलब रिलीजन, रेस, लिंग या जाति या पैदा होने वाले प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, ठीक है। एंड आर्टिकल, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। अब आर्टिकल 4 क्या बोलता है, 15 का 4 क्लॉज 4 क्या बोलता है, स्टेट कैन टेक द स्टेप्स फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस मीन्स SC, ST एंड OBC। तो ये जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 है, इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया, ठीक है। और इसको तो अब देखिए इम्पोर्टेंट है, जो मैंने वहाँ पे बात की थी कि इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, तो ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब कब हुआ था। तो अब इसमें इसको लिखते जाइएगा, एक अलग से अमेंडमेंट का एक लिस्ट बना लीजिएगा। तो जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 उसमें जोड़ा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 एडिड द आर्टिकल 15 क्लॉज 4, जबकि और वो क्या बोलता है कि स्टेट कैन टेक द स्टेप्स फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। मतलब अब आर्टिकल एक तरफ तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में बोल रहा है कि स्टेट कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, और आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 बोल रहा है कि इसमें हम बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। तो डोंट यू फील काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। इसी तरीके से जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 जोड़ा, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, 19 का आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 में क्लॉज 6 जोड़ा। उसने जब 6 जोड़ा तो जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज G है, राइट टू वोकेशन, उसकी वैल्यू को कम कर दिया गया, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये देखिए, तो एक तो उन्होंने 15 में अमेंडमेंट किया, फिर 19 में इन्होंने जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज G है उसको उसके पावर को रिड्यूस किया। फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 91 में एक चीज़ और करी कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 9th शेड्यूल जोड़ा, यानी जो हमारी सूची थी, जो हमारे शेड्यूल्स हैं, उस शेड्यूल में 9th शेड्यूल को जोड़ा गया। और 9th शेड्यूल में क्या किया गया, 9th शेड्यूल में किया गया कि कुछ कानून ऐसे बना दिए गए जिसको कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज़ ये करी गई, ठीक है। तो ये जो चेंजेस थे, बेस्ड ऑन 3 चेंजेस, एक केस आया, इंपॉर्टेंट केसेस, ये अच्छा पॉलिटी में केसेस का, क्योंकि जब हम मेल्स का आंसर राइटिंग करते हैं तो उसकी जो लैंग्वेज है, जो जॉर्गन्स होते हैं, जो शब्दावली होती है, वो टोटल लीगल होना चाहिए। तो उसमें केसेस का बहुत रेफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो जो पहला केस है मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में। अब हम देख लेते हैं कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस क्या था। अच्छा,
उसमें चैलेंज क्या क्या किया गया था ये ध्यान रखना, क्योंकि 15 आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 था, उसमें कुछ मेंशन किया गया था, उसको कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉज 15 का क्लॉज 4 आया। लाइकवाइज आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था उसका उसका क्लॉज 6 था, उसको उसमें क्लॉज 6 एडिट किया गया था, ताकि उस क्लॉज 6 ने क्या किया, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज जी को के पावर को थोड़ा सा रिड्यूस किया। तो अब उसमें शंकरी प्रसाद ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के केस को फाइल किया गया, फिर उसमें किस तरीके से वर्डिक्ट आया वो आप समझिए। तो इसमें हुआ क्या एक्चुअली कि कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट हैज़ अ टू पावर। पहला तो है ऑर्डिनरी टू लेजिस्लेटिव पावर। पहला तो है ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग, जिसमें नॉर्मल लॉ हम बनाते हैं, लाइक मनरेगा हो गया, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, ये सारे लॉ जो हम बनाते हैं उसको ऑर्डिनरी लॉ बनाया माना। दूसरा लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर, मतलब जो हमारा आर्टिकल 360, अनदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दो तरीके के हमारे पास पार्लियामेंट के पास दो तरीके के पावर होते हैं। तो कोर्ट ने ये बोला कि जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने जो तीन चीज़ें जोड़ी, जिसमें आर्टिकल 15 जोड़ा, 15 का क्लॉज 4 जोड़ा, आर्टिकल 19 का क्लॉज 6 जोड़ा और 9 शेड्यूल को जोड़ा गया। तो उसमें बताया गया कि दीज आर नॉट जस्ट अ ऑर्डिनरी लॉ, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच प्रोवाइड्स पावर टू पार्लियामेंट टू डू सम अमेंडमेंट। तो उसको नॉर्मल लॉ ना मान के और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ मान दिया। तो इसको बोला गया कि ये तो भाई पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। कि गोलकनाथ केस, इसको गोलकनाथ केस बोलते हैं। पहला केस हो गया आपका शंकरी प्रसाद, दूसरा आपका गोलकनाथ केस ऑफ 1967। तो गोलकनाथ केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले अपना डिसीजन दिया था कि जो भी चेंजेस किए गए हैं, आर्टिकल 13.2 में क्या लिखा गया था कि किसी भी तरीके का ऐसा कानून संसद नहीं बना सकती या स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू खत्म हो, ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन क्या हुआ कि जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 हुआ तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 जोड़ा गया, आर्टिकल 19 का क्लॉज 6 जोड़ा, सब क्लॉज 6 जोड़ा गया और 9 शेड्यूल जोड़ा गया, जिसने एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको कम किया। लेकिन उसमें हुआ ये कि जब शंकरी प्रसाद केस आया तो उसमें जो कोर्ट का वर्डिक्ट था उसने क्या किया कि ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट कर सकती है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट ने इसमें चेंजेस किए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसलिए इसको वैलिड करार दिया गया। इतना समझ में आ गया। अब अगला केस आया गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में क्या हुआ, गोलकनाथ केस में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट का, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स अर्लियर डिसीजन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड its earlier decision held that Article 368 contains only the procedure to amend the Constitution and does not contain the power to amend the Constitution. Thus, Parliament has only one type of power, which is ordinary legislative power. Thus, the Parliament can't amend. The Supreme Court overruled its earlier decision and held that the Article 368 contain only procedure to amend the Constitution, ठीक है। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो शंकरी प्रसाद केस में जो डिसीजन दिया था उसमें उन्होंने बोला कि भाई ये जो नए, उसमें जो बोला गया था कि भाई ये सही किया, लेकिन इसमें जो वर्डिक्ट दिया इसमें बोला कि भाई ये सही नहीं है, क्योंकि जो आप बोल रहे हो कि भाई आर्टिकल 368 के अंतर्गत उसमें चेंजेस किए, तो उस आर्टिकल 368 में क्या बताया गया, सिर्फ प्रोसीजर बताया गया है, उसमें ये नहीं बताया कि पार्लियामेंट कर सकती है, उसमें सिर्फ प्रोसीजर बताया किस किस तरीके से होता है, ये तो बताया नहीं कि पावर क्या है। तो सिर्फ इसमें पार्लियामेंट के पास में सिर्फ एक तरीके का पावर होता है, वो है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन का। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पावर नहीं होता आर्टिकल, क्योंकि उसमें प्रोसीजर बताने पावर दिया ही नहीं गया है। तो फिर क्या हुआ कि भाई ये सारी इतना डिस्कशन, इतना वर्डिक्ट सुन के पार्लियामेंट ने क्या किया कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया कि लो भैया हम पावर जोड़ देते। तो ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपने 51 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा, ये 24th आप याद रखिएगा,
इसमें 24th में क्या किया गया, 24th पार्लियामेंट रिस्पॉन्डेड बाई इनेक्टिंग 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 विच अमेंडेड आर्टिकल 368 लैंग्वेज amended the language of article 368 which now added the procedure to amend the constitution and the power to amend the constitution। मतलब अब जो उस केस में बोला, गोलकनाथ केस में बोला गया था कि भाई गोलकनाथ केस में ये बोला गया था कि भाई पावर नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर बताएगा। तो भैया पार्लियामेंट ने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन 1971 लेके आए और उसमें पावर भी जोड़ दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखिए आप ये पूरा क्रोनोलॉजी नहीं बोलेंगे, क्रोनोलॉजी में तो बहुत मजाक उड़ता है, आप पूरा इसको टाइमलाइन समझिएगा इसमें। तो अब क्या हुआ कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 था, उसको अनदर इम्पॉर्टेंट केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वेरी हिस्टोरिक केस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। Here and there in throughout the polity you will get the reference of this case, केशवानंद भारती केस 1973। तो क्या हुआ कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को केशवानंद भारती केस में चैलेंज किया गया। अब किस तरीके से चैलेंज किया, चलिए देखते हैं। इसमें बोला गया, इसमें क्या बोला गया केशवानंद भारती केस में कि जजमेंट, तो जो क्या हुआ कि जजमेंट आया पार्लियामेंट के फेवर में कि भैया ये जो पावर एंड प्रोसेस है वो तो ठीक है, वो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो आप और आपको पावर एंड प्रोसेस आर्टिकल 368 के तहत आर्टिकल 368 का प्रोवाइडेड है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फ्लेवर है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, आप कॉन्स्टिट्यूशन का ध्वस्त नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बोला जाएगा, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बोला गया कि भाई अगर मान लो आप चाय है तो चाय में आप चाय पत्ती तो डालेंगे ना, ऐसा तो है नहीं चाय में आप कॉफ़ी डाल के उसको चाय बोलेंगे, तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो चाय होगी नहीं। तो लाइक वही यही इसी एनालॉजी के भाई आप 368 के तहत आप चेंज कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को चेंज कीजिए, लेकिन आप उसको इतना चेंज मत कर दीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिस्टर्ब हो जाए। तो इसमें इसी चीज़ को ध्यान रखा गया कि इसमें देखो ये बोला गया, ये पढ़िए यहाँ से, कोर्ट सेड द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368 कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को भी, मौलिक अधिकार को भी अमेंड संशोधित कर सकता है, बट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया, लेकिन भैया बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करे, वैसे जो हमारा जो मूलभूत जो हमारा क्या बोलते हैं संरचना है हमारे संविधान की, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप चेंजेस करो, फंडामेंटल राइट्स में भी करो, आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी करो, लेकिन वो बेसिक चीज़ को अब, लेकिन इसमें क्या हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कोर्ट उस वर्डिक्ट में बताया नहीं गया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ये दिया गया, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया था, इसका रेफरेंस लिया था हमारे सिलेबस का कि मैं आपको बता सकूँ। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, the basic structure are those part of constitution without which we may lose the basic character, for example federalism, ठीक है, power of judiciary, judicial review, sovereignty of India, rule of law, secularism, socialism, separation of power। suppose हमने secularism को हटा दिया, अगर सेकुलरिज्म को हटा दिया तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन से वो एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर तो हमारा भी इस्लामिक हिंदू रिपब्लिक या इस्लामिक रिपब्लिक लाइक पाकिस्तान या ईरान है या फिर आयरलैंड है, तो वैसा हो जाएगा। सेकुलरिज्म को नहीं हटा सकते। वेलफेयर एक सोसाइटी, मतलब वेलफेयर सोसाइटी मतलब जो गवर्नमेंट काम करती है वो लोगों के अच्छाई के लिए काम करती है, वेलफेयर एक सोसाइटी, या एक्सेस टू जस्टिस, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी, इन सारी चीज़ों को मिला के ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिक फ्लेवर बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जब मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ाया था तब मैंने एस्पिरेशंस पढ़ाए थे, आइडियल्स पढ़ाए थे। जो एस्पिरेशंस और आइडियल्स होते हैं जो आपको बताया था, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, जस्टिस, दीज वर द, आप वो क्लास देखिएगा प्रियम्बल वाली तब आपको, और आइडियल्स बताए थे, सोवर्निटी, सेकुलरिज्म, ये सारी चीज़ें जब मैंने आपको बताई थी, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये सारी चीज़ें बताई थी, तो वो सारी चीज़ें बेसिक फ्लेवर बनाती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो इनको आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, कुल मिला के ये है। ठीक है, अब जो
सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर, अब एक एक केस और देख लेते हैं, मिनर्वा मिल केस 1980। मिनर्वा मिल केस 1980 में क्या हुआ था कि जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, एक पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है या फिर कोई रेफरेंस के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। थैंक्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और खुद पढ़िए, नोट्स बनाइए। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ आप उसको जब भी लेक्चर देखिए तो आप नोट्स बना के रखिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आप क्लास लीजिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।